नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की आने वाली किताब 10 फ्लैशेस 20 पॉइंट्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इंपैक्ट इंडिया। भारत में इस किताब की अभी चर्चा हो रही है क्योंकि अभी तक हालांकि यह किताब लॉन्च नहीं हुई, लेकिन किताब के बारे में मनीष तिवारी ने एक ट्वीट जरूर किया है, जिसके बाद से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। किताब में लिखी कुछ बातों को मनीष तिवारी ने साझा किया है, जिसमें 26/11 के मुंबई हमले के बाद सरकार के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार की आलोचना करते हुए लिखा है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, सरकार ने वैसी कार्रवाई नहीं की। यह उनकी कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने सीधे तौर पर सरकार के कमजोर फैसलों के लिए उनकी आलोचना की है। इस किताब की बात सामने आने के बाद से हिंदू आतंकवाद पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। मुंबई हमले से पहले तत्कालीन गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम ने जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद का शब्द कॉइन किया था, उसके बाद ही मुंबई हमले के आतंकवादियों को हिंदू पहचान देने की साजिश शुरू हुई थी। आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस मुंबई हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं मानती? क्या कांग्रेस की सरकार इतनी कमजोर थी कि वायुसेना के कहने के बावजूद उसने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक की इजाजत उसे नहीं दी? क्या कांग्रेस मुंबई हमले से भी राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी? करेंगे इसी पे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। कांग्रेस से हमारे साथ होंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रेम कुमार हमारे साथ होंगे और करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन देखते हैं एक रिपोर्ट में क्या कहा है, और ये भी हम जान, और कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास है, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी हम देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 26/11 को लेकर के कोई ये पहली किताब नहीं है जो मनीष तिवारी ने ये लिखी है। हालांकि अभी ये बुक जो है लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन जो बातें हैं वो मनीष तिवारी ने ट्वीट करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। और उसके बाद से चर्चा इस पर शुरू हो गई है कि मुंबई हमले को लेकर के जिस तरीके से कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, और पाकिस्तान का नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान पे जिस तरीके के हमले होने चाहिए था, जिस तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उस तरीके की कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई थी। और जो सॉफ्ट स्टेट की इमेज जो है, जो भारत की एक सॉफ्ट इमेज बनी थी मनमोहन सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए, उसके कारण ये हमला अंजाम दिया गया, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। और इसके लिए जिम्मेदार सरकार थी। इस तरीके की बातें भी कही गई है इस बुक में, और इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं जुड़ गए हैं, हमारे साथ धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं, और प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं पहली प्रतिक्रिया चाहता हूं इस किताब के कुछ अंश जो है सामने आने के बाद जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं पे मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सबसे पहले धनंजय गिरी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, प्रवक्ता बीजेपी। ये जो किताब आई है जिसमें यह बताया गया है कि जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके की प्रतिक्रिया, जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं की गई, और इससे एक इमेज जो गया भारत का कि वो एक सॉफ्ट स्टेट है, जिसके कारण हमले हुए थे, वो और मजबूत होकर के सामने आया। और हिंदू आतंकवाद, जो कहते हैं ना हिंदू टेरर, ये शब्द भी कॉइन किया गया था चिदंबरम के द्वारा। जो चार्जशीट जो फाइल की गई थी समझौता ब्लास्ट एक्सप्रेस में पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ, उसमें यह बात सामने आई थी। क्या आपको लगता है दोनों का कोई लिंक है? क्या आपको लगता है कि यह जो किताब लिखी गई है, यह किताब कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की चीजों को कॉइन कर रही थी, और मुंबई हमले जैसे गंभीर मामले को भी वो राजनीतिक दृष्टि से देख रही थी, और इसमें भी अपने फायदे तलाश रही थी? धनंजय जी। मुकेश जी, ऐसा है, जैसे देखिए, अब मनीष तिवारी की किताब, मनीष तिवारी कांग्रेस के ही नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं। उनकी किताब से एक चीज तो निकल के आता है कि आप या तो राष्ट्रवादी हो सकते हैं या कांग्रेसी हो सकते हैं। आप कांग्रेसी होकर राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। जब उनको कांग्रेस से वैराग्य उत्पन्न हुआ, तभी उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। हालांकि थोड़ी विलंब से हुई, समय पर होती तो शायद देश इसका और सम्मान करता, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा है। तो मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर आरोप हैं, क्योंकि 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास का काला दिन था। दरअसल इसी दिन साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 26 नवंबर 2008 को जो लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों के साथ गोलियों के बौछार से दहला दिया था, करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बनी हुई थी। बिल्कुल। 2-3 दिन बाद इसकी 13वीं बरसी है,
आपको याद होगा मुकेश जी, आतंकवादी घटना में 160 लोगों की जान गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बिल्कुल। लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जो मेन मुद्दा है, जो मनीष तिवारी ने प्रश्न उठाए हैं, जिसके तरफ इशारा किया है, वो कहना क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन अगर माफी मांगे तो भी शायद देश की जनता माफ कर दे, वो भी बड़ी बात होगी। क्योंकि उन्होंने जो है एक भारत की जो छवि पेश की दुनिया के सामने, दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल, विरल के रूप में, जो एक महापराक्रमी देश, जो शौर्य की गाथा लिखते हैं, हम अपने बच्चों को शौर्य की गाथा सुनाते हैं, पीढ़ियों से शौर्य की गाथा गाई जाती है हमारे यहाँ। वहां उस देश का जो इमेज इन लोगों ने पोर्ट्रे किया और बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जो कांग्रेस के मन में विष पल रहा है लंबे समय से, और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया हिंदू आतंकवाद का, हिंदुओं की जो छवि है एक लंबे समय से, जो हम लोग सब सनातन संस्कृति को जी रहे हैं, पृथ्वी पर पहला ऐसा रिलीजन है जो मानवता के लिए जीता है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, उसको बाहर के मुल्कों के सामने जो पेंट करने की कोशिश की गई, कांग्रेस का ये कुकृत्य, कांग्रेस का ये कलंक, कांग्रेस का ये काला कारनामा, ये कांग्रेस का कलंक कभी धुलने वाला नहीं है। मनीष तिवारी जी की आज आत्मा जागी है। मैं आशा करता हूं कि बाकी कांग्रेसी नेताओं की भी आत्मा जगेगी, और जो तत्काल समय में मंत्री रहे हैं, उस समय जो अधिकारी गण रहे हैं, वो धीरे धीरे सामने आएंगे। कांग्रेस के और कच्चे चिट्ठे और काले कारनामे और कुकृत्य देश की जनता के सामने आएंगे, और कांग्रेस जो अभी कांग्रेस देश की जनता के सामने अनावृत हुई है, नग्न हुई है, वो और बुरी स्थिति में आएगी, और देश की जनता समझ लेगी कि कांग्रेस का नैरेटिव क्या है, कांग्रेस का मस्त मिशन क्या है। और मनीष तिवारी जी के इस उद्भेदन से, इस उद्घाटन से, इस राष्ट्रीयोद्घाटन से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप कांग्रेस में रह करके या कांग्रेसी विचारधारा से राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। बिल्कुल। राष्ट्रवाद का अंकुरन जब भी फूटेगा आपके अंदर, आप कांग्रेस में नहीं रह पाएंगे। तो मैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से अपील करता हूं कि वो देखें, समझें, और अभी भी इस बात का, अगर वो राष्ट्रवाद की थोड़ी सी भावना, थोड़ी सी चिंगारी उनके अंदर जगती है, तो कांग्रेस से किनारा करें। बिल्कुल धनंजय जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इससे पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं अपने, उसके बाद हम बाकी मेहमानों के पास जाएंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। वो 26 नवंबर 2008 का दिन था जब देश की आर्थिक राजधानी इस्लामिक आतंकी हमलों से दहल उठी थी। हर तरफ लाशें और खून दिखाई दे रहा था। इस भयावह इस्लामिक आतंकी वारदात में 166 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके बाद देश ने सेक्युलर राजनीति का भयावह और चौंकाने वाला चेहरा देखा। देश में सत्तारूढ़ कांग्रेस नेता परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तरीके से सीधे सीधे मुंबई हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर हिंदुओं को आतंकी साबित करने में जुट गए, जिसका खुलासा मनीष तिवारी ने अपनी किताब में किया। मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कोई एक्शन न लेना मनमोहन सरकार की कमजोरी थी। मनीष तिवारी का मनमोहन सरकार को कमजोर कहना कांग्रेस की उस मानसिकता की भी पोल खोलता है जिसके तहत न सिर्फ हिंदू व भगवा को आतंकी कहा गया था, बल्कि 26/11 इस्लामिक आतंकी हमले को आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों का षड्यंत्र बताया गया। मुंबई आतंकी हमले के 2 वर्ष बाद 6 दिसंबर 2010 को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कलम जिहादी अजीज बर्नी की किताब 26/11 आरएसएस की साजिश का विमोचन किया था। इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और मुंबई आतंकी हमले के जांच अधिकारी रहे राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में दावा किया था कि 26/11 हमले में हिंदू आतंकवाद का चोला पहनाने की कोशिश की गई थी। 10 हमलावरों को हिंदू साबित करने के लिए उनके हाथ में कलावा और साथ ही फर्जी आई कार्ड भेजे गए थे, जिससे ये साबित न हो सके कि हमला पाकिस्तान ने करवाया और आतंकी पाकिस्तानी थे। कसाब के पास से समीर चौधरी नाम से आईडी थी, जिसका पता बेंगलुरु का था। साल 2008 में ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को साजिशन महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू आतंकवाद के मामले में गिरफ्तार किया था। इसलिए ये पटकथा रची गई कि आतंकवादियों को हिंदू पहचान देने से लोग यकीन भी कर लेंगे और पाकिस्तान बेनकाब भी नहीं होगा। राकेश मारिया के किताब में किए खुलासे को लेकर सरकारी वकील उज्जवल निकम ने भी कहा था कि कसाब ने मुंबई की अदालत में 19 फरवरी 2008 को कोर्ट में बयान दिया था, जिससे साबित हुआ था
कि सभी 10 आतंकियों के पास हिंदू नाम के 10 फेक आईडी थी। अब सवाल यह है कि क्या मनमोहन सरकार ने सच में पाकिस्तान से डरकर कोई एक्शन नहीं लिया था, या फिर स्वयं सरकार हिंदुओं को आतंकी साबित करना चाहती थी। बिल्कुल, मनीष तिवारी की किताब आने के बाद और इससे पहले भी जितनी भी किताबें आई हैं 26/11 की घटनाओं को की पृष्ठभूमि में लिखी हुई जितनी भी किताबें हमारे सामने में हैं, पब्लिक डोमेन में, सबसे कहीं ना कहीं ये इशारा जाता है कि सरकार जो थी तत्कालीन वो डर गई थी और जिस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को वो कार्रवाई नहीं कर पाई। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, क्या ये जो मनीष तिवारी की किताब आई है, क्या इस किताब की भी आलोचना या इस किताब को दरकिनार कर देना चाहिए यह मान करके कि ये मनीष तिवारी की अपनी व्यक्तिगत निजी राय है, या आपको लगता है कि कांग्रेस ने उस समय जो भी एक्शन लिया वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए लिया और उस समय राजनीतिक फायदा उनको इसी में दिखता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए और जो आतंकवादियों को जो जिस तरीके से लश्कर और आईएसआई जिस तरीके से आतंकवादी की हिंदू पहचान बनाने की और स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, उन कोशिशों को हवा देना या उन कोशिशों पर कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं करना, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए सारा कांग्रेस कर रही थी? देखिए मुकेश जी, इसका एक महत्वपूर्ण पहलू तो ये है कि ये घटना उस समय हुई थी जब देश आर्थिक उदारीकरण को अपना रहा था और आगे बढ़ रहा था, और अगर उस समय कोई युद्ध होता तो उसके बाद जो हमने आर्थिक प्रगति की ऊंचाइयां छुई हैं वो संभव नहीं होता। ये नोटेड पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि उस समय ये फैसला लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। सरकार डर गई थी कि कायर थी, ये सवाल जिस पर कि आप डिबेट कर रहे हैं। मनीष तिवारी जी जिन्होंने किताब लिखी है वो खुद उस सरकार का हिस्सा थे, कभी उन्होंने चू तक आवाज नहीं उठाई। और हमारे सहयोगी साथी कह रहे थे धनंजय जी कि उनको बीजेपी में आ जाना चाहिए, कि उनको कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, तो निश्चित रूप से प्रेम जी माफी चाहता हूं मैंने किसी को बीजेपी में आने का निमंत्रण नहीं दिया है। मैंने किसी को भी बीजेपी में आने का निमंत्रण नहीं दिया है। उन्होंने दूसरे तरीके से बात की, उन्होंने कहा कि जिनको कांग्रेस से मोह भंग हो गया वो किताब लिख रहे हैं, राष्ट्रवाद देर से जागा, ये बात कह रहे थे। किसी को नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है धनंजय जी, बिल्कुल मैं सफाई का मौका दूंगा, पहले इनको बात निकालने दीजिए। जो आपने कहा वो जनता ने सुना। मैं कह रहा हूं कि जो लोग, देखिए अभी बहुत सारे लोग जिनको अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र में लोग उस वैसी बातें बोलते हैं, लिखते हैं ताकि जो बीजेपी को मन सुहावन लगे। तो ये मनीष तिवारी जी ने कोई नई बात नहीं कही है, ये तो बात बीजेपी के लोग कहते ही रहे, ये कोई खुलासा तो है नहीं कि मनमोहन सरकार डर गई थी। अरे भाई, जब पठानकोट हमला हुआ था तब कौन सरकार डर गई थी? क्या मनमोहन सरकार ने बुलाया था पाकिस्तान को कि आओ हिंदुस्तान में जांच करो? नहीं, ठीक है, उसका जवाब धनंजय जी, उसका जवाब आपकी इस बात का जवाब धनंजय जी देंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए, उनसे भी लेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही अपनी शुरुआत में प्रेम कुमार जी की, जिस उस समय मंदी का दौर था, आर्थिक मंदी का दौर था, उस समय अगर अटैक करते तो शायद आर्थिक ऊंचाई जो आज हम हैं उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। आपके कहने का मतलब ये है कि पेट की भूख मिटाने के लिए हम अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान को दांव पे लगा दें? क्या भारत आर्थिक ऊंचाई को पाने के लिए देश की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल वही बात है ना, भाई आप कह रहे हैं कि आप भी एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमला नहीं किया, क्योंकि भाई अगर पाकिस्तान पे हमला करते तो आर्थिक नुकसान होता, उसका आर्थिक नुकसान की बात कर रहे हैं ना। बाकी है जी, वो बात बताना बाकी है। हमला नहीं किया तो किया क्या, वो जब मैं बताऊंगा तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। नहीं, क्या किया ये तो बताइए ना, यही तो बताइए। ये सवाल तो यही है, ये कि मनीष तिवारी आज पूछ रहे हैं, इससे पहले भी सवाल उठा था, ये चर्चा हो रही है। बता रहा हूं जी, उस हमले के बाद, मैं बहुत छोटे में बता रहा हूं कि उस हमले के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने दुनिया के सामने पहली बार वो जो कलावा वाली बात कहे ना कि हिंदू की पहचान दे के आतंकियों को भेजा गया था, वो इसलिए साबित हुआ क्योंकि हमने साबित किया, हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने साबित और किया। ये तो साबित किया, लेकिन ये आइडिया लश्कर-ए-तैयबा को
लश्कर ए तैयबा को यह आइडिया भी तो आप ही ने दिया ना, कांग्रेस ने ही दिया ना, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के नेता हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं। मैं आपसे नहीं, चंद्रमोहन जी से पूछूंगा। चंद्रमोहन जी, ठीक है, आप चूंकि कांग्रेस के नेता नहीं है, बात भले आप कांग्रेस के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता आप नहीं, इसलिए सवाल मैं चंद्रमोहन जी से करूंगा। चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हिंदू पहचान को लेकर के आतंकवादियों को भेजा गया था कि अगर वो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो पहचान जो उनके सामने आएगी वो एक हिंदू आतंकवादी के रूप में आएगी, और इसके पहले जो कांग्रेस के आपके जो वरिष्ठ नेता थे वो हिंदू टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद के शब्द को कॉइन कर चुके थे, और उसी से आइडिया लेकर के इस तरह की बातें भी की जा रही कि लश्कर को आइडिया देने वाली जो बात है वो कांग्रेस ने दी थी। कांग्रेस ने एक तरीके से रास्ता खोल दिया था कि अब हिंदू के नाम से टेररिस्ट को भेजो ताकि उसकी पहचान जो है उसी तरीके से रहे और उनको राजनीति करने में आसान हो कांग्रेस को। चंद्रमोहन जी, ये इतने बड़े विशेषज्ञ आपके पास आते कहां से और मिलते कहां से हैं? नहीं, ये विशेषज्ञ वाली बात नहीं है चंद्रमोहन जी। ये आप जब सच सोचने लगेंगे ना, जब आप सही में सोचने लगेंगे कांग्रेस से अलग हट करके ना, तो आप भी यही सोचेंगे। ये सोचते भी होंगे, बोल नहीं पा रहे हैं, अलग बात है जी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस से हटके आपकी एक तस्वीर हो सकती है, आप अपने मन से कांग्रेस के प्रति कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रहे हैं ये तो भाई आपके नेता मनीष तिवारी आपके नेता है। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति बयान दे उस पर चर्चा जरूरी है, लेकिन भाजपा का नेता कोई बयान दे उस पर चर्चा होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि उस पर चर्चा होगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और विपक्ष पे चर्चा होगी तो कहते हैं तवे पे रोटियां सीखेंगी, क्योंकि आज मुद्दा विपक्ष की चर्चा का होता है, सरकार की चर्चा का नहीं होता है। यही तो 2014 के बाद सरकार बनने में परिवर्तन आया है। आज किसान बिल वापस हो गए, प्रधानमंत्री जी ने भावुकता के साथ किसान बिल वापस करने की बात कर ली, और उनके मंत्री संतरी कह रहे थे किसान बिल जब चाहे वापस आ जाएंगे, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? 2 दिन तो चर्चा हुई, अभी भी चर्चा हो रही है, तो मनीष तिवारी को बोलते भाई ये ट्वीट बाद में कर लेते, तो भाई आप अपने नेता को बताते ना जो 2 दिन के बाद ट्वीट कर लेते। इतनी बड़ी बात होने के बाद प्रधानमंत्री के मंत्री खुद ही प्रधानमंत्री की बात को काट रहे हैं, क्या ये राजद्रोह नहीं है? चंद्रमोहन जी, इसमें चर्चा हो चुकी है, और ये जो नई चर्चा भाई साहब 2 दिन हमने ही चर्चा की है, आपके साथ भले ना की हो, बाकी सब जगह चर्चा हुई है। जब कोई कांग्रेस का व्यक्ति किसी तरह की विचारधारा रखे, चाहे वो विचारधारा उसकी अपनी हो या अपनी संगत की हो, उसमें चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि आज की 2014 के बाद की जो पृष्ठभूमि है वो इसी पृष्ठभूमि से चलती है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो आज 2014 के बाद पैदा हुआ है वो भाजपा के साथ लिप्त है। जो भाजपा से अलग है 135 करोड़ में, वो राष्ट्रवादी भी नहीं है, वो देशभक्त भी नहीं है। देशभक्त और राष्ट्रवाद वही है जो आरएसएस और भाजपा के हैं। अब धनंजय भाई बैठे हैं, देखिए धनंजय भाई के अंदर तो राष्ट्रवाद मुंह से छलकता है, और ना तो प्रेम जी के अंदर छलकता है ना मेरे अंदर छलकता है। तो ये पृष्ठभूमि भाजपा की देन है, इसी से रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल बढ़ते चले गए। इस राष्ट्रवाद पे तो कोई बात करेगा ही नहीं। राष्ट्रवाद पे बात इससे करेगा कि विपक्ष का मुद्दा ले लो, मनीष तिवारी ने क्या बोला है, सलमान खुर्शीद ने क्या बोला है, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, जब राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी। चंद्रमोहन जी, आपकी बात का जवाब धनंजय जी देना चाह रहे हैं। धनंजय जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि आप एक बड़े चैनल हैं और आप एक बड़े एंकर हैं, आपका समय कीमती है। जिस विषय पर बुलाइए पहले बता दीजिए कि किस विषय पर चर्चा करनी है। चंद्रमोहन भाई की सुविधा के अनुसार दूसरा विषय भी रख लीजिए, उस पर दूसरे दिन डिबेट कर लेंगे। लेकिन क्या दाग इतने बुरे हैं? मनीष तिवारी तो कह रहे हैं कि ये दाग है हमारे दामन पे, कांग्रेस के दामन पर ये दाग है, लेकिन चंद्रमोहन भाई क्या कांग्रेस के दामन पर इतने गंदे दाग हैं? क्या आप उधर देखना भी नहीं चाहते? देखेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे, धोएंगे कैसे, पास साफ कैसे करेंगे, देश की जनता से माफी कैसे मांगेंगे, कैसे चलेगा ये सब? आपके दामन पे जो गहरे दाग लगे हैं देश को, और जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब कह रहे थे कि चूंकि आर्थिक स्वतंत्रता चल रही थी, तो आपने बिल्कुल सही कहा मुकेश जी, तो क्या हम अपने सम्मान को दाव पर लगा दें, क्या हम राष्ट्र की अस्मिता को दाव पर लगा दें? और पठानकोट की चर्चा कर रहे थे तो उसके बाद हमने खुलेआम सर्जिकल स्ट्राइक की। दुनिया ने देखा हमारा शौर्य का झंडा वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हुआ वो दुनिया ने देखा है। हमने अपने आप को साबित किया है दुनिया में, हमने अपने आप को साबित किया है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने शौर्य का परिचय देंगे, और जो हमारी बलिदानी विरासत रही है युगों की, उसको हमने फिर से झंडा को उसको बुलंद किया है, खड़ा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस के भीतर से ही किसी की आत्मा की आवाज जागती है, वो कहता है कि भाई कांग्रेस एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की और हिंदू विरोधी मानसिकता की शाश्वत बह रही धारा है, ये कांग्रेस के नेता आज मानने लगे इस बात को। पहले तो हम या कोई और कहे तो कोई मानने को शायद तैयार ना हो,
लेकिन आज चंद्रमोहन जी तो मानेंगे ना कि उन्हीं के परिवार से उन्हीं का नेता और मंत्री रहा और शीर्षस्थ पदों पे रहा, जी ग्रुप 27 का हिस्सा, G27 का हिस्सा, राहुल गांधी की टीम का हिस्सा, और वो तमाम लोग तरह की बातें कर रहे हैं। और मुकेश जी सेकंड साइड, अगर आप मनीष तिवारी की बात को एक तरफ रख दें तो वर्तमान में जो इनके नेता कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इनको मुगल पसंद है, इनको मणिशंकर को मुगल पसंद है, इनको मोदी नहीं पसंद है, मुगल पसंद है। जिस तरह की विचारधारा कांग्रेस पार्टी रखती है वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि राष्ट्र खोजेगी। और इन्हें अपने दाग के तरफ, अपने दामन के तरफ देखने की जरूरत है, उसे धोने की जरूरत है। उसके लिए देश की जनता से और तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन यूपीए चेयरमैन को तुरंत माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से, क्योंकि ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए हैं। बिल्कुल, उनके अपने नेता नहीं लगाए और पार्टी के भीतर से आरोप लग रहे हैं। मंत्री ने लगाया। चंद्रमोहन जी क्या जवाब है? और चंद्रमोहन जी से एक निवेदन है कि डिबेट आज इसी विषय पर है, ये ध्यान रहे। हाँ बिल्कुल। धनंजय भाई, मैं इसी टॉपिक पे आना चाहता था। सिर्फ मैंने आपके मुखारबिन से कुछ शब्द सुनने थे जिसको मुझे काउंटर करना था, वो आपने दे दिया, धन्यवाद आपका। देखिए धनंजय भाई, राष्ट्रवाद का परिवर्तन आपको बताता हूं, सुनिएगा। राष्ट्रवाद का परिवर्तन कहां आता है? जब हेमंत केनकरे को आपकी प्रज्ञा ठाकुर बोलती है कि वो शहीद नहीं है और शहीद जैसा सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक राष्ट्रवाद के अंदर आपका शब्द बाहर नहीं निकलता, देश के प्रधानमंत्री का नहीं निकलता। हेमंत करकरे जो दिल्ली महाराष्ट्र पुलिस के अंदर है, उसकी शहादत के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है। राष्ट्रवाद का देखिए, मैं सुन रहा था, मैं आपकी बात सुन रहा था धनंजय भाई, मैं आपकी बात धनंजय जी बारी बारी से धनंजय जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। मुकेश जी बहुत अच्छे एंकर हैं, मर्यादा रखते हैं, मेरी बात को सुनिए। तो राष्ट्रवाद वो था। दूसरी राष्ट्रवाद की पहिए पे चलते हैं। दूसरे राष्ट्र का पहिए था, पुलवामा अटैक हो रहा था, मेरे देश के मेरे प्रधानमंत्री किसी चैनल के लिए फोटो खिंचवा रहे थे, किसी ने कोई नहीं बोला, चल रहा है, चलता है, देश के अंदर होता है। और उसके बाद का एक राष्ट्रवाद और भी चला है 2009 के अंदर। उसी 2009 के अंदर यूपीए की सरकार दोबारा बनी। जिस प्रधानमंत्री को कहने वाले कुछ भी कहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री और आपके शीर्ष नेता ने रेनकोट वाली बात कह दी और उसी देश की सरकार के, उसी देश की जनता ने 2014 में उसको फिर प्रधानमंत्री बना दिया। और उसी प्रधानमंत्री को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिस्ट के रूप में जाना जाता है, जिसके चरण वंदना करने आपके शीर्ष नेता भी जाते हैं जब इकोनॉमिक्स में फंस जाते हैं। तो राष्ट्रवाद तो बदलता रहता है। आज का राष्ट्रवाद काम का नहीं है, आज का राष्ट्रवाद मैनिपुलेशंस का है। मैनिपुलेशन से बातों को जीतना है। एक व्यक्ति की अपनी निजी राय, अपना वक्तव्य था, लेकिन 2009 में वो मंत्री भी थे। अगर आप कहते तो मंत्री थे, तब कामना नहीं जागी। हो सकता है उनका कहीं तो ये बात मनीष तिवारी कहेंगे ना, ये मनीष तिवारी कहेंगे ना, उनसे पूछा जाना चाहिए ना। वो तो आपकी पार्टी के नेता है, आपकी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए ना उस पे। आप निकालिए पार्टी से। नहीं मुकेश भाई, इसमें कोई कार्रवाई करने वाली बात जो होगी ये तो हाईकमान जानेगा, उसको मैं नहीं कह सकता। नहीं, कम से कम आप मांग तो कर सकते हैं ना, आप मांग तो कर सकते हैं ना कि पार्टी के भीतर में रहकर इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए मनीष तिवारी को। आप मांगिए यहाँ पे। मैं उसका जवाब देता हूं आपका। देखिए उसमें क्या है कि अगर कोई साफ गोई के साथ देश के अंदर उठने वाले किसी प्रश्नों का सामना करता है और सामने बात रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई गलत कहा। अभी उसकी मैं उनके वक्तव्य को पढ़ा, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा डिसीजन होना चाहिए था और होना चाहिए था। अगर वो इस डिसीजन को ऐसा कह रहे हैं तो वो आज के परिपाटी के ऊपर दोनों चीजें आप कहेंगे चंद्रमोहन जी, तो कैसे चलेगा? एक तरफ आप आलोचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऐसे आप एक तरफ रहिए ना। देखिए यही दिक्कत यही होती है। आप लोग निष्पक्षता के चक्कर में गलत है। आप या तो इस पक्ष में रहिए या उस पक्ष में रहिए। निष्पक्ष होने के चक्कर में आप लोग जो है, मुकेश भाई, हिंदुस्तान इसी पक्ष में रहा तभी सलामत रहा। 7.5 सालों में जो पक्ष में चला गया है तभी देश के पीयूष सेक्टर बिकने लग गए हैं और यूटर्न लेने पड़ गए हैं। अगर जब प्रधानमंत्री या देश की सरकारें नेतृत्व के अंदर कोई डिसीजन बनाती हैं तो वो उनको सबको साथ लेके आती है, यूटर्न नहीं लेते हैं। फिर यूटर्न लेके जो आप बातें कहते हैं विपक्षी की हुई, यही कारण है कि आपकी नाकामियां एक चीज चंद्रमोहन जी, आपसे और प्रेम कुमार जी दोनों से एक सवाल मेरा है। क्या आप ये तो मानते हैं ना, मुंबई हमले में जो आतंकवादी था वो पाकिस्तान से था? कसब जिसको फांसी दी गई, सारे आतंकवादी पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान का हाथ था, लश्कर तैयबा का हाथ था। जांच में जो सामने आया, इस बात को आप मानते हैं ना कि जांच सही हुई थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। चंद्रमोहन जी, प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं। हाँ, दोनों से पूछे। सजा भी हुई, फांसी भी हुई, वो यूपीए सरकार की हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के टाइम पर उन चीजों को सजा के होकर फांसी भी दी गई, तो निष्पक्षता के साथ दी गई। ठीक है, मतलब लश्कर का हाथ था, पाकिस्तान का हाथ था, कांग्रेस भी मानती इस बात को। तो आप बताइए, दिग्विजय सिंह जो है, दिग्विजय सिंह ने आपके जो अजीज बर्नी की किताब थी जी की 2026-11 के पीछे आरएसएस का हाथ,
तुरंत बाद जो है उस किताब का अजीज बर्दी ने लिखा और आपके जो नेता हैं दिग्विजय सिंह, जो आज भी आपके प्रमुख नेता हैं, उसके खिलाफ शायद आप कुछ बोलना नहीं चाहे, वो उसका अनावरण करने के लिए चले, लोकार्पण करने के लिए चले गए, फोटो खिंचवा रहे हैं उसके साथ, मान रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आरएसएस का हाथ है। और आपके बड़े नेता उससे पहले हिंदू टेररिज्म की बात करते हैं, हिंदू टेररिज्म के नाम से जो चार्जशीट दायर करते हैं आप कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ। इन सारे कनेक्शन को आप जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान परस्ती कर रही थी आपकी सरकार और पाकिस्तान से डर रही थी। जो इमेज भारत का बना था वो इसी तरीके का बना था कि ना विष है, ना दंत है, ना दंतहीन विषहीन, जैसा कि धनंजय जी भी कह रहे थे, और उसका उसी का नतीजा था कि इस तरीके के हमले हुए। देखिए मुकेश भाई, अभी जिस बात को आप जोड़ रहे हैं, आपने जो बात जोड़ा हमारे कांग्रेस शीर्ष नेता की, उसकी बात के अंदर प्रज्ञा ठाकुर की जवाब नहीं दिया धनंजय जी ने, ना आपने दिया। धनंजय जी महाराष्ट्र टच करते हैं, महाराष्ट्रन होने के नाते एक महाराष्ट्रन पुलिस का शीर्ष ऑफिसर्स को एक नेता, और वो भी केंद्रीय मंत्री होने के नाते, मतलब एक मंत्री पद में सांसद होने के नाते इतनी बड़ी बात करता है, पूरी महाराष्ट्र पुलिस को ब्लेम दे देता है, उसकी शहादत पे पेशेंट कर देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भाजपा नेता नहीं बोला, ये कह दिया चुप रहे, निजी राय है। उसी करकरे के बारे में एक चीज और भी पता, उसी करकरे के बारे में आपके दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मरने से पहले वो फोन किए थे उनको, ये भी तो याद होगा ना आपको, और उन्होंने कहा था एक मुकेश भाई एक दृष्टि के साथ दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें हैं। अगर सारा फोकस ही आपका विपक्ष पे रहेगा तो सरकार कौन देखेगा? धनंजय जी देंगे जवाब, मैं बोल रहा हूँ कि सत्य ये भी है ना कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हेमंत करकरे ने मरने से पहले उनको फोन किया था और कहा था कि हिंदू टेररिस्ट के हैं सारे, कलावा बांधे में सबके हिंदू पहचान बताई थी। तो ये बात भी दिग्विजय सिंह ने कहा था ना करकरे के बारे में, जब फोन पे बातचीत हुई थी। आज तक फोन का डिटेल नहीं दे पाई किस फोन से बात हुई थी, पूछ रही थी उससे एजेंसियां, अभी तक नहीं जवाब दे पाए वो। धनंजय जी, तो आपकी बात से ये जुड़ता है कि फिर करकरे जी की शहादत पे जो प्रेशर करा गया प्रज्ञा ठाकुर का, वो हिंदुओं का भी अपमान था। क्या भाजपा मानेगी इस बात को? नहीं, वो भाजपा से पूछिए धनंजय जी, पूछ लीजिए, आज पूछ लीजिए, अगर ये तथ्य सही है तो इस तथ्य पर हेमंत करकरे की शहादत के ऊपर प्रज्ञा ठाकुर का उसको बदनाम करना और पूरे हिंदुओं को बदनाम करने का धनंजय जी जवाब दे दीजिए। आज दो पहलू पे जवाब देना है, एक हेमंत करकरे हिंदुत्व नेतृत्व को लेते हुए और एक हेमंत करकरे राष्ट्र के पुलिस के रूप में शहादत देने के रूप में, किस पे आप खड़े हैं उस पर पार्टी का जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है मुकेश जी, जो जिस नेता की इनकी बात कर रहे थे वो इनके शीर्षस्थ नेतृत्व के गुरु माने जाते हैं, और उनको आपको याद होगा कि उन्होंने एक घटना तो आपने बताई, दूसरी घटना ये है कि बाटला हाउस में गए थे वो, और सोनिया जी के बारे में उन्होंने बताया कि सोनिया जी आतंकवादियों का बुरा हाल देख करके, आतंकवादियों की जो इनकाउंटर हुआ था उसको देख करके सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए। इस देश में अनेकों बार देश के शहीदों ने कुर्बानी दी, देश के शहीदों जो हेमंत करकरे के बारे में कहा उसके ऊपर अगर हिंदू देखा जाए, क्या चंद्रमोहन जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था आपको किसी ने। आप धनंजय जी को बोलने दीजिए, देंगे जवाब। अरे आप बोलने तो दीजिए, चंद्रमोहन जी बोलने दीजिए, मान कर रही थी, इसका जवाब देना है आपने। ठीक है, चंद्रमोहन जी को बोल लिया आपने। जी धनंजय जी जवाब। चंद्रमोहन जी, हम किसान के पसीने और सिपाही के खून और सैनिक के बलिदान में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कोई किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पार्टी हमेशा बलिदानी विरासत के साथ, और मैंने जैसे आपको कहा, किसान के पसीने, सिपाही के खून और सैनिक के बलिदान के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और जिस बड़े नेता की आपकी बात हो रही थी उनका नाम है दिग्विजय सिंह, जो आपके सरप्रस्त नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सो कॉल्ड गुरु भी माने जाते हैं, जिन्होंने कहा कि बाटला हाउस में से सोनिया गांधी गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आतंकी परिवारों को, आतंकवादियों से की मृत्यु देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा दिग्विजय सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो इस देश की जनता के सामने कुछ भी छुपी छुपाई नहीं रह गई है। छुपा छुपी कांग्रेस पार्टी बहुत खेल चुकी है। धीरे धीरे इस देश का बहुसंख्यक समाज जाग रहा है। आज की युवा पीढ़ी समझ रही है जिस हिपोक्रेसी में, जिस तरह से कांग्रेस रखना चाहती थी, जिस ढके छुपे खेल को कांग्रेस खेल रही थी, बहुसंख्यक समाज के खिलाफ जो साजिश कांग्रेस पार्टी में चल रही थी, जो नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, और कांग्रेस का लास्ट प्रयास था हिंदू आतंकवाद शब्द को सेट करने का। ये देश की जनता, इस देश की जनता जाग चुकी है। वर्तमान जो पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ये पूरा पढ़ रही है, गीता रामायण सबको पढ़ रही है, इंटरनेट पर देख रही है, और कांग्रेस के कुकृतियों की पूरी लंबी फहरिस्त, लंबी मालिका को इस देश का युवा वर्ग आज समझ रहा है। और इसीलिए कांग्रेस अल्पसंख्यकों के पास से बहुसंख्यकों के पास आने की कोशिश कर रही है, और दोनों में से कहीं की नहीं रह जा रही है। न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कांग्रेस पार्टी की जो पेंडुलम की दुर्दशा हुई है, उसके अंदर इस कारण से कांग्रेस के जो नेता है उनके अंदर बेचैनी का भाव है। वो समझ ही नहीं पा रहे किसको अपनाऊं मैं, किसको छोड़ूं जफर,
क्या करूं क्या न करूं। इस कारण से चंद्रमोहन भाई कांग्रेस की दुर्दशा को पहुंच चुकी है और इस देश की जनता जागृत हो चुकी है। और जिस दिन इस देश की जनता जाग जाएगी, छोटे से पूरे देश पर जो कांग्रेस का आधिपत्य था, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी थी, वो सिमटते 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 छोटी सी हो गई है। और आपके राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट से भी चुनाव हार गए हैं। फिर भी अगर कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने किए गए कुकृत्यों के लिए, काले कारनामों के लिए, अपने ब्लैक डेज के लिए देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे और बहुसंख्यक समाज से खास करके माफी मांगे कि मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया था, मैंने हिंदू आतंकवाद सबको गढ़ा था। और कांग्रेस पार्टी जिस दिन इस देश की जनता से मांगे से देश की जनता बड़ी उदार है, शायद कुछ सोचे, लेकिन आपको ये सच को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट से, घटनाक्रम को मिलाने से सिद्ध हो रहा है। और अब बाहर से नहीं, आपके घर के अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ ऐसा हुआ था, कांग्रेस के एक कुकर्म, ये काले कृत्य, कांग्रेस के काले कारनामे हैं। ऐसा आपकी पार्टी के शीर्ष पर रहे, लगभग शीर्ष पर रहे नेताओं द्वारा स्वीकारोक्ति की जा रही है। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, एक बार धनंजय जी, प्रेम कुमार जी बहुत देर से आप दोनों की बात सुनने कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है जो परिस्थिति उस समय थी जब मुंबई में ये 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद से अगर राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखें तो उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस फायदे में रही है और जिस तरीके से चुनाव हुए, चुनाव में भी कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। और ये जो आरोप बीजेपी लगाती थी, उस समय भी लगाती थी और आज भी जो कांग्रेस के नेता आज किताब लिख करके या बयानों के जरिए जो बातें कह रहे हैं, उससे लग रहा है कि सही में ये चीजें साबित हो रही थी, जो बीजेपी कह रही थी, आरोप लगा रही थी, वो साबित हो रही है कि कांग्रेस ये चाहती थी कि आतंकी की हिंदू पहचान बनी रहे, इसी में उनका राजनीतिक फायदा था और उसी के लिए सारे तर्क गढ़े जा रहे थे, सारी चीजें की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी? तात्कालिक फायदा तो हुआ लेकिन बाद में वो हाशिए पे चली गई देश की राजनीति में। देखिए मुकेश जी, पाकिस्तानी अगर आतंकवादी भेज रहे थे और कलावा बांध कर भेज रहे थे और उसके बाद यह शुबहा पैदा हो रहा था कि वो हिंदू है, तो निश्चित रूप से वो पाकिस्तान अपनी योजना में सफल था कि हमारे यहाँ उस दृष्टि से देखा जा रहा था या देखने की कोशिश हुई। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो जांच हुई, हमने जो एक जिंदा आतंकवादी को पकड़ा, इंटरनेशनली साबित किया कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये तो न उससे पहले हुआ न उसके बाद हुआ। ये इतनी बड़ी घटना है जिसको कि आप जब कायरता की थ्योरी रख रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये उपलब्धि वाली थ्योरी है जिसका पर ध्यान नहीं। प्रेम कुमार जी, देखिए एक बार ये सारी चीजें, ये जांच प्रक्रिया और इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये चीज साबित करना कि इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान था, ये तभी भी हो सकता था जब आप स्ट्राइक करते। आप देखिए पुलवामा के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, ये एयर स्ट्राइक करने के बाद भी तो साबित हुआ ना। क्यों? ये चीज वहां भी तो हो सकती थी ना। रुक जाइए मुकेश जी, यहाँ जवाब ले लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाद भी आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। पठानकोट को याद कीजिए और उससे पहले करगिल को याद कीजिए, करगिल को याद कीजिए। करगिल को युद्ध भी नहीं कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हमारी सेना ने कहा था कि करगिल में जो पोजीशन लिए हुए पाकिस्तानी है उसको मारने के लिए हमें थोड़ा सा अधिकार दीजिए, हम पाकिस्तानी सीमा में घुस करके घेर लेंगे और युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक स्टैंड था देश का और हमारा युद्ध लंबा चला और हम युद्ध नहीं कर पाए, तो क्या ये कायरता थी क्या? आप बताइए ना। हम करगिल को युद्ध नहीं कर पाए, ये चीज देश देख चुका है, कारगिल की लड़ाई को भी देख चुका है और उसमें सरकार की भूमिका भी। जवाब दीजिए मुकेश जी। जवाब धनंजय जी देंगे। जवाब आप हमसे क्यों मांग रहे हैं धनंजय जी? देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया ये विमर्श है, पूरी दुनिया ये जानती है और ये प्रश्न उठा रहा हूँ। धनंजय जी जवाब दीजिए, समय की कमी है जी। पठानकोट का भी पूछ लीजिए ना, पाकिस्तान को बुलाना पठानकोट में पाकिस्तान को बुलाओ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अनुकूल था। कितनी बार इसकी बात हो चुकी है प्रेम कुमार जी, कितनी बार इसकी बात हो चुकी है, कितनी बार सरकार की सफाई हो चुकी है। ये सारी चीजें जो है ना जान के आप पत्रकार की तरह बात करें ना, आप बिल्कुल अब पार्टी होकर के बात करने लगते हैं। को जांच के लिए क्यों बुलाया? पाकिस्तान ने हमें नहीं आने दिया जांच के लिए, ये हमारी इज्जत पर जो भारत और पाकिस्तान में यही तो अंतर है, भारत और पाकिस्तान में यही तो अंतर है। जो पाकिस्तान करेगा वो भारत उसको फॉलो तो नहीं करेगा ना।
जो भारत को सही लगा, और ये इसमें कहीं से भी गलत नहीं है, इसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है। अगर उसको जांच के लिए अगर बुलाया करने दिया तो इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है। और इस बात की सारी जानकारी, इस बात की सारी सफाई सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब ना तो आपने दिया प्रेम कुमार जी, और ना ही चंद्रमोहन जी ने जवाब दिया कि क्या पाकिस्तान से डर गई थी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, तभी ऐसा हुआ कि जो हमला होना चाहिए था, जो एक्शन लिया जाना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लिया गया। इसका जवाब हम आगे भी पूछते रहेंगे अपने मेहमानों से, और खासतौर पे कांग्रेस के मेहमानों से। लेकिन अभी फिलहाल वक्त खत्म हो चुका है, और जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उन सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कही है, हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च होने के बाद से चर्चा एक बार फिर से शुरू होगी कि जो चर्चा पहले थी कि 26/11 के पीछे जो आतंकी हमला था, जो आतंकवादी माइंड था, और जिस तरीके से भारत की छवि बनाई गई थी, छवि गढ़ी गई थी कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, कुछ भी कर लो भारत पे, भारत इसका प्रतिकार नहीं कर सकता है, ये बात 26/11 के हमले के बाद बिल्कुल साबित हो जाती है। और यही बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में भी लिखा, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी ये बातें चर्चा में रहेगी और इसका फायदा दोनों तरफ से उठाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।